हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम 30 और 31 जुलाई को होने वाली है, यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें फिजिक्स के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी इस बार 30 और 31 जुलाई को आने की पूरी संभावना है, यानी कि गेस किया हुआ क्वेश्चन। तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग हैं, यानी कि पूछ रहा है कि ऐसे भी इसमें पूछ सकता है कि इनमें से कौन है जो मूल रंग का समूह है। तो मूल रंग कौन कौन होता है? लाल, हरा और नीला। तो देखिए ऑप्शन बी में है लाल, हरा और नीला, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मूल रंग के याद कंफ्यूज ना हो इसलिए इसका एक ट्रिक मैं बता देती हूँ। इसका नहला आप याद रखिएगा। नहला पूछेगा कि मूल स्पेक्ट्रम का मूल रंग क्या है, प्राकृतिक का मूल रंग क्या है, तो नहला। न से हो गया नीला, ह से हरा और ल से लाल। से याद रखिएगा ट्रिक, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो स्पेक्ट्रम के मूल रंग कौन कौन होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये है जो ट्रिक है, इसको भी आप याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक होता है। तो फ्यूज तार का गलनांक होता है जो निम्न होता है, यानी कि फ्यूज तार का गलनांक बहुत ही कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ की यानी कि द्रव्यमान कह रहा है कि दुगना करने पर, m को 2m करने पर, और वेग आधा यानी कि वेलोसिटी को आधा यानी v/2 करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है जो क्या होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इस पे देखिए एग्जाम में इस पे डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल भी आएगा, तो आप फार्मूला याद रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। 1/2 mv² होता है इसका काइनेटिक गतिज ऊर्जा का फार्मूला, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि m की जगह पे 2m और वेलोसिटी को आधा यानी कि v/2। तो v/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो v/2 v²/4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया? mv²/4। देखिए हम लोग इसको mv²/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 mv²। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए तो यहाँ पे ये तो फार्मूला हो गया 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 हो गया, 1/2 mv² कितना हो गया? आधा हो गया। कब? जब द्रव्यमान को दुगना और वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए में है आधी, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि +4d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है कितना? +4d। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f। तो क्षमता कितना दिया? 4 डायोप्टर। तो फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो बराबर हो जाएगा 1/4। डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये क्या किस चीज़ में आएगा? तो मीटर में आएगा और प्लस में आएगा। ये प्लस में दिया हुआ है इसका क्षमता, तो इसका फोकस दूरी भी प्लस में आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, +0.25 मीटर आंसर इसका हो जाएगा। लेंस की क्षमता कितनी होगी? +0.25 मीटर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। जब वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे
तो धारा का मान कितना होगा। जब वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है जो अनंत होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि उसमें से धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। इसलिए वोल्टमीटर को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है, वस्तु के गुरुत्व पे नहीं, वस्तु के द्रव्यमान पर। हाँ, तो ये किसी भी वस्तु का जड़त्व है जो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। जब पूछेगा संवेग में परिवर्तन की दर तो बल, और वेग में परिवर्तन की दर तो त्वरण। हाँ, तो वेग में परिवर्तन की दर पूछ रहा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, तो 1 घंटा में इससे गुजरने वाला कुल आवेश है। तो एक 60 वाट का बल्ब है जिसमें 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, तो 1 घंटा में कुल कितना आवेश इसमें से गुजरेगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, I बराबर Q/T। यहाँ किसका वैल्यू दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर, और Q का वैल्यू तो निकालना है, Q मतलब आवेश, और समय कितना दिया हुआ है, समय 1 घंटा दिया हुआ है। तो 1 घंटा ऐसा यूनिट में लाएंगे टाइम को, तो 1 घंटा सेकेंड में लाएंगे तो सेकेंड में, मिनट में लाएंगे 60 से गुना करेंगे, फिर 60 में से 8 से गुना करेंगे तो सेकेंड में आ जाने की 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे 3600 सेकेंड हो जाएगा, टाइम मल्टीपल होगा तो आ जाएगा 1800, यानी कि 1 घंटा में कुल 1800 कूलम आवेश प्रवाहित होगा उसमें। तो 1800 कूलम कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। तो फ्रेंड्स, जब दर्पण को जितना डिग्री से घुमाया जाता है तो उसका जो परावर्तित किरण रहता है उसके दुगना डिग्री कोण से घूम जाता है, यानी कि दर्पण को जब हम लोग 10 डिग्री को से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण है जो 20 डिग्री से घूम जाएगी, और जब हम इसको 20 डिग्री से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितना, इसका दुगना यानी कि 40 डिग्री कोण से घूम जाएगी। तो यहाँ पे 10 डिग्री कोण से घुमा रहा है तो परावर्तित किरण है जो 20 डिग्री कोण से घुमा जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक यात्री 15 किग्रा भारी अटैची को सिर पर उठाए 36 सड़क पर 10 मीटर चलता है। यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कार्य। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जब प्रश्न होता है, जब कोई कुली स्टेशन पे से सामान ढोता है तो कुली द्वारा सामान पे किया गया कार्य इसी प्रकार से है कि अटैची को सिर पर उठाया है तो अटैची द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो इसमें किया गया कार्य क्या रहता है, शून्य होता है। जब हॉरिजॉन्टल कोई वस्तु रखा हुआ रहता है तो उस पर किया गया कार्य रहता है जो शून्य होता है। तो इसका याद रखिएगा क्या होगा, शून्य होगा। इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, जैसे ही क्षैतिज रखा रहेगा उसका समझ लीजिएगा कि उसका किया गया कार्य हो जाएगा जो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संवेग तथा बल में संबंध है। तो संवेग तथा बल में क्या संबंध है, संवेग तथा बल में क्या होता है संबंध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F × T बराबर mv - mu। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या है, मैं इससे पहले वाला, इससे ऊपर जो क्वेश्चन थे उसमें मैं बताई थी कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है F
गुने टी बराबर mv माइनस mu। तो F बराबर क्या हो जाएगा, mv माइनस mu बाई टी। तो देखिए क्या है, इस संवेग में परिवर्तन ही का दर ही तो है कि संवेग पहले ज़्यादा है फिर कम हो रहा है, उसका दर यानी कि समय किस दर से वो कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम हो रहा है। तो ही है, ये क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो इसको क्या कहते हैं, बल। तो इसमें संबंध पूछ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन में कितनी विद्युत व्यय होगी। तो कितना, 100 वाट का कितना बल्ब है, 5 बल्ब, प्रतिदिन कितना जलता है, 8 घंटा। तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत व्यय होगी निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ तो पहले कुल शक्ति निकाल लेंगे। कुल शक्ति यानी शक्ति को शक्ति पावर पी से डिनोट कर रहे हैं। तो एक बल्ब का शक्ति है 100 वाट, अब कितना बल्ब है, 5 वाट, तो कितना हो जाएगा कुल शक्ति, 100 गुणे 5 यानी कि 500 वाट। कुल शक्ति कितना हो जाएगा, 500 वाट। 30 दिन में 5 बल्ब कितना देर तक जलेगा, तो कुल समय निकाल लेंगे। तो टी बराबर 30 दिन, एक दिन में कितना जलता है, 8 घंटा यानी कि 8, तो 240 घंटा इसका कुल टाइम हो जाएगा। विद्युत व्यय और फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत व्यय बराबर होता है कुल शक्ति गुणे कुल समय। तो कुल शक्ति कितना है, 500, और कुल समय कितना है, 240। तो यहाँ देखिए यूनिट में आंसर दिया यानी कि किलोवाट, कि 1 किलोवाट को ही क्या कहते हैं, 1 यूनिट। तो यूनिट में किलोवाट, यहाँ पे हम लोग क्या 500 वाट में शक्ति नाप रहे थे, इसको किलो बदलने के लिए, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000, देखिए कट गया, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, तो ऊपर क्या होता है 5 गुने 24, तो 24 बचे 20 से, यानी कि 120 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं, तो 120 किलो वाट घंटा को 120 यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन में है 120, ऑप्शन सी। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 यूनिट। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी वस्तु के ताप बढ़ने पर उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों को आग से टच करा दिया जाए तो हम लोग क्या एकदम शांत बैठे रहेंगे, तो टच करा दिया जाएगा किसी की जलते हुए चीज़ से, अगर हम चीज़ रख दिया जाएगा तो हम एकदम पूरा छटपटाने लगेंगे, भागने लगेंगे। तो उसी तरह कोई भी वस्तु को जब हीट किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा गति में आ जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऐसे हम लोग अपने खुद से रिलेट करके याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बढ़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। तो इनमें से कौन सा सदिश नहीं पूछ रहा है। तो कोई भी यहाँ पे देखिए कोई भी ऊर्जा हो सदिश नहीं होती है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, सदिश राशि नहीं होती है, क्योंकि सदिश राशि होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जो इसमें नहीं होती है। और त्वरण, विस्थापन और रेखीय संवेग ये सब है जो सदिश राशि है। और गतिज ऊर्जा क्या है, सदिश राशि नहीं है, वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है। तो पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का एक चक्कर लगाने के पश्चात औसत वेग। तो जब मार्ग वृत्ताकार हो तो उसका औसत वेग हो जाता है जो 0 हो जाता है। एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर या 2 चक्कर लगाने के बाद औसत वेग हो जाता है 0 हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक गाय 24 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 10 मीटर उत्तर दिशा में चलती है, तो परिणामी विस्थापन होगा। तो एक गाय है जो कितना 24 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, उसके बाद 10 मीटर है जो उत्तर दिशा की ओर चलती है। तो क्या कह रहा है कि परिणामी विस्थापन निकालने के लिए बोल रहा है। तो विस्थापन हो जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच निम्न दूरी। तो ये हो गया इसका विस्थापन। मान लिया ए बिंदु से चल रही है
BC। तो इसका विस्थापन क्या होगा? AC। तो देखिए यहाँ पे ए 90 डिग्री बन रहा है कोण, तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? AC बराबर क्या? AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB को स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 100 यानी कि 676। इधर से वर्ग घटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 676। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 26 मीटर। यानी कि परिणामी विस्थापन AC की दूरी क्या हो गया? 26 मीटर। यही है इसका जो परिणामी विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 मीटर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जब जल जमता है तो उसके अणुओं की बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। जब जल है जो जम जाता है तो उसके अणुओं की बीच की दूरी है जो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पानी से भरी बोतल में कहाँ पर दाब अधिकतम होता है? तो पानी से भरी बोतल में बोतल की तली में दाब होता है जो सबसे अधिक होता है, यानी कि निचले भाग में, बोतल के निचले भाग में दाब सबसे अधिक होती है, बोतल की तली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है, जिसका कारण होता है। तो किसी बाह्य बल के, यानी कि कोई वस्तु पिंड है जो गति कर रहा है एक समान वेग से, तो वह किसका कारण है? जब उस पर बाह्य बल ना लगे तो एक समान गति से हमेशा गति करता ही रहता है। तो ये किसके कारण से? तो ये है जो जड़त्व के कारण से। जड़त्व के कारण से कोई भी वस्तु रहता है जो अपनी गति की अवस्था या विराम में है, तो विराम की अवस्था में अपनी बनाए रखना चाहता है जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल का प्रयोग ना किया जाए। तो जड़त्व के कारण ही होता है, अपने वो गति की अवस्था या विराम की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। तो एक गुण वस्तु के किस गुण, कौन सा गुण कहलाता है? जड़त्व का गुण। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है, जिसका कारण होता है तो जड़त्व। अब अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1 किग्रा भार का मान होता है। तो 1 किग्रा का मान होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? ऑप्शन ए में वायु दाब बढ़ जाता है, वायु दाब घट जाता है, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु दाब घट जाता है। जब हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा उड़ते हुए आसमान में ऊपर जाता है तो ऊपर जाने से उसका वायु दाब घट जाता है, जिससे वह जो गुब्बारा फट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वायु दाब घट जाता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 मानक ताप एवं दाब पर एक गैस का मोलर आयतन कितना होता है? तो मानक ताप व दाब पर एक गैस का मोलर आयतन होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इंद्रधनुष में निम्न दिए गए रंगों में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? तो पीला, काला, लाल, हरा। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग, जिसमें काला है जो नहीं होता है, काला रंग नहीं होता है, बाकी ये सारे रंग होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला रंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित? तो लेंस की शक्ति बराबर होता है 1/f। लेंस के पावर बराबर क्या होता है? लेंस की शक्ति बराबर 1/f। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें होगा राइट आंसर? 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती, यानी कि लेंस की जो शक्ति होती है 1/f के समानुपाती
समानुपाती होती है, प्रत्यक्ष समानुपाती। और 1/f के प्रत्यक्ष, वैसे पूछेगा f के तो f के व्युत्क्रमानुपाती होगी, लेकिन यहाँ पे 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती। यहाँ पे देखिए f के प्रत्यक्ष व्युत्क्रमानुपाती देता तो ये भी राइट इसका हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या समानुपाती, इसलिए गलत हो जाएगा। 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो विद्युत फ्यूज होता है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती, किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा परितारिका के द्वारा नियंत्रित होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट प्रश्न। इसमें सभी प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको याद रखें, हो सके तो वीडियो को दोबारा देख लें। और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूँगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। देखने के लिए थैंक यू।